हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की कल की क्लास में मैंने आपको सर्वनाम शब्द रूप कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं आपका संस्कृत में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो है विभक्ति और कारक चिन्ह। अगर आपको ध्यान हो तो कहीं ना कहीं आपने विभक्ति और कारक जो टॉपिक है वो फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो पढ़ा हुआ था वो बहुत ही शॉर्ट जानकारी थी। थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका डिटेल में दिया गया है, बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वो हमें सारी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो टेट में संस्कृत लेने वाले हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से अपना बेस बनाइए और टेट में जब आप वापस से इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, और आपसे ये फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आते हैं कारक पर कि कारक क्या है। एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी परिभाषा मैं आपको करवा रही हूँ, चाहे समास हो चाहे कारक हो, आप हिंदी में परिभाषा अच्छे से याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर लिखने को आती है तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत में लिखने की। हिंदी में अच्छे से आती है तो हिंदी में लिखिए, और अगर आपने संस्कृत में अच्छे से तैयार कर लिए तो संस्कृत में लिख करके फिर उसकी हिंदी लिख दीजिएगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं कारक की क्या परिभाषा है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयितुम कारकत्वम। क्रियान्वयितुम कारकत्वम ये कहता है कि क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होता है उसे कहते हैं कारक। क्रिया का जिन शब्दों के साथ सीधा संबंध होगा वो कहलाएंगे कारक। और इसको दर्शाने के लिए जो भी वहाँ पर चिन्ह लगा होगा या जो भी वहाँ पर आपको शब्द दिया जाएगा वो कहलाएगा कारक चिन्ह। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस यहाँ पर एक बोलूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी। मैं हिंदी वाक्यों से ही समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर क्रिया क्या है? तो क्रिया है पढ़ना। पढ़ना क्रिया के साथ राम का संबंध है, सीधा संबंध है कि राम पढ़ रहा है, राम काम कर रहा है, तो राम क्या है? यहाँ पर कारक है। और ये जो चिन्ह लगाए ना ने, ये है कारक चिन्ह। अब यही कारक चिन्ह बताया कि कौन सा कारक है। तो राम यहाँ पर काम करने वाला, और जो किसी काम को करता है वो क्या होता है? वो कहलाता है हमारा कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। और ये ने चिन्ह जो है वो कर्ता कारक को दर्शाता है। हिंदी वाक्यों में आपको ने लगा हुआ ज़रूर मिलेगा, हो सकता है लोप हो कहीं कहीं पर ना मिले, लेकिन अधिकतर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने कौन है यहाँ पर कर्ता? मैंने। ठीक है, इस प्रकार से पुस्तक पढ़ी, पुस्तक का भी पढ़ने से संबंध है, क्रिया से संबंध है कि नहीं है? तो पुस्तक भी कोई ना कोई कारक होगा होगा और पुस्तक क्या की जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक यहाँ पर जो है वो है कर्म कारक। कहाँ कर्ता होगा कहाँ कर्म होगा उसको भी हम देख लेंगे, बट अभी आप कारक को समझ चुके हैं ना कि क्रिया से जिनका संबंध होता है वो कहलाते हैं कारक। आगे आते हैं, कारक चिन्हों को क्या बोलते हैं? तो कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। ठीक है, कारक चिन्हों को क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। जैसे ने लगा हुआ था ना, ऐसे ही मैंने पेन से लिखा, पेन से लिखा ना, पेन के आगे जो से लगा है वो कारक चिन्ह है। संस्कृत में कितने कारक होते हैं पूछे जाए तो आपको याद रखना है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, जबकि हिंदी में 8 कारक होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, संस्कृत में 2 कारक हैं ही नहीं। कौन से? संबंध और संबोधन, ये 2 जो हैं वो कारक में काउंट ही नहीं किए जाते। विभक्तियों की बात की जाए तो संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं 7। अब भाई ये नई चीज़ हमें मिल गई, विभक्ति क्या होती है? तो याद रखना, हिंदी में तो आपको कारक समझ में आ गया कि राम ने पुस्तक पढ़ी, आपने पहचान लिया राम ने कर्ता कारक है। पर संस्कृत में तो नहीं लिखा होगा ना राम ने, वहाँ पर क्या लिखा होगा? रामः। तो आपने जो शब्द रूप पढ़े हुए थे ना कल, वहाँ पर आपने देखा होगा प्रथमा विभक्ति में क्या आया? रामः। द्वितीय विभक्ति में क्या आया? रामम। तो ये जो रामः रामम, ये जो शब्द के पीछे जो प्रत्यय लग जाते, मूल शब्द क्या था? राम, इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रत्यय लगते हैं तब ये शब्द बनते हैं। तो ये जो प्रत्यय लगे हैं यही हैं विभक्तियाँ। ठीक है, यानी कि संस्कृत में जो विभक्तियाँ हैं वो ये दर्शा देती हैं कि भाई कौन सा कारक होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपके सामने मैंने ये सेंटेंस लिखा एक, जैसे अभी हिंदी का बताया था, संस्कृत का भी एक समझ लीजिए। मैंने लिखा रामः
पुस्तकम पठति। तो रामः देख के आप पहचान जाएंगे प्रथमा विभक्ति है। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। पुस्तकम द्वितीया विभक्ति, कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, तो ये होती हैं विभक्तियाँ। संस्कृत में विभक्तियों की संख्या है 7, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में अगर आपसे पूछे जाएं कारक कितने हैं, तो संस्कृत में कारक होते हैं 6 और विभक्तियाँ होती हैं 7। हिंदी में आपके 8 कारक दिए गए हैं। अब एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं विभक्ति, कारक और कारक चिन्हों को। ये आपकी लिखी हुई हैं विभक्तियाँ, ये कारक लिखे हैं और यहाँ पर कारक चिन्ह लिखे हैं जो आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारक और कारक चिन्हों को। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली क्या है आपकी? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हेभो अरे। कौन से कारक संस्कृत में नहीं है? तो संबंध कारक नहीं है और संबोधन, क्योंकि संबंध कारक में क्या है, इसमें जो शब्द दिया होता है उसका क्रिया से संबंध नहीं होता, उसका किसी दूसरे संज्ञा से संबंध होगा, इसलिए इसको संबंध कारक नहीं, जो है वो कारक नहीं माना जाता संस्कृत में। हिंदी में तो कारक है आपका। ठीक है, सेम संबोधन का भी है। अब हम पढ़ेंगे इनको विभक्तियों के साथ। क्लियर? चलिए पढ़ते विभक्तियों के साथ। कैसे पढ़ेंगे? प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने में षष्ठी संबंध काकी के रारी रे सप्तमी अधिकरण में पेपर प्रथमा संबोधन हे भोरे। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से कि ये बताइए चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है। तो अब आप बता पाएंगे चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। आपसे पूछेंगे कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति है, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीया विभक्ति में कौन सा कारक है, तो उत्तर आएगा द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि अपादान कारक का कारक चिन्ह बताइए, तो अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होगा? से अलग होने के अर्थ में। तो कुल मिला के अदल बदल के ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। समझ में आ गया? अब हम आते हैं सबसे पहले आपके सेमेस्टर में यही जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो यहाँ से। ठीक है, कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है। संस्कृत के अगर आपको वाक्य दे दिए जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रथमा विभक्ति है या कहाँ कहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत, वो पहला सूत्र है आपका स्वतंत्रता कर्ता, यानी कि जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जो आपकी ऊपर हेडिंग डली हुई है। समझ में आ गया? अब देखो, कर्ता का मन है वो पढ़ेगा, मन है तो लिखेगा, मन नहीं है तो नहीं लिखेगा, यानी कि वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए वो क्या है? कर्ता है। और कौन सी विभक्ति होगी उसमें? प्रथमा होगी। कौन से सूत्र से होगी? स्वतंत्रता कर्ता के सूत्र से। जैसे पहला सेंटेंस देखिएगा, रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर जो है वो कौन है कर्ता? राम है। ठीक है, तो राम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। किस सूत्र से है? तो भाई कर्ता है, तो स्वतंत्रता कर्ता सूत्र से क्या रहेगी इसमें? प्रथमा विभक्ति। इसके बाद आइए, अब कहाँ पर प्रथमा विभक्ति मिलेगी? तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी संबोधने चा। मैंने आपको बताया भी था, और यहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा प्रथमा विभक्ति कहाँ? संबोधन में। तो संबोधन में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? प्रथमा। संबोधन देने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, हे विद्वान, ऐसे ही आपका आ सकता है हे लता। तो ये सब क्या हैं? ये जो विभक्तियाँ यहाँ पर लग रही हैं, क्या लग रही हैं? प्रथमा विभक्ति लग रही है। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगी? एक तो कर्ता में होगी और दूसरा संबोधन में प्रयोग होती है। इजी थी, समझ में आ गई होगी, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति पे, कि द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगी। तो सबसे पहले द्वितीय प्रयोग होती है कर्तुरीप सिद्धतम, कर्तुरीप सिद्धतम
कर्मम। ठीक है, यानी कि ये सूत्र ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता को जो अभीष्ट कर्म होता है, अभीष्ट होता है, वो क्या होता है, उसमें कर्म कारक होता है। ये क्वेश्चन आपके में ऐसे आया था कि कर्ता को जो इष्टतम होता है या अभीष्ट होता है उसमें कौन सा कारक होता है, तो याद रखना उसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, यानी कि कर्ता जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहेगा, ईप्सित का मतलब होता है चाहना। ठीक है, कर्तुरीप्सितम कर्मम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपका कर्म कारक होगा। जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, राम किसको चाह रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है ना, तो उसका जो कर्म है, इष्ट कर्म है, वो क्या है, पुस्तक है। ठीक है, इसीलिए पुस्तक में कारक है आपका कर्म और विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। क्लियर, पुस्तकम शब्द में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं कि कर्ता को जो अभीष्ट होता है या इष्ट होता है उसमें कौन सा कारक होता है, तो याद रखना है उसमें कर्म कारक होता है, कर्ता को जो इष्ट होगा। ऐसे ही इसमें आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, लता पत्रम लिखति, लता किसको लिखती है, पत्र को, तो लता के लिए इष्ट क्या है, अभीष्ट क्या है, पत्र है, पत्र को लिखना। तो पत्र में क्या है, द्वितीय विभक्ति है, और कौन से सूत्र से, कर्तुरीप्सितम कर्मम। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र क्या कहता है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, जो भी कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे राम गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। हिंदी में तो आपको क्या चिन्ह देखने को मिलेगा, को चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी हिंदी भी लिख देती हूँ, राम घर को जाता है। तो यहाँ पर देखो, घर को क्या है आपका, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। ठीक है, ऐसे अगला है छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय को जाता है। तो विद्यालयम शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी, कर्मणि द्वितीय सूत्र से। यानी ये कर्म में क्या रहती है, हमेशा द्वितीय विभक्ति रहती है। जो ऊपर मैंने आपको चारों बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, और अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। अगला है आपका अकधितम च। अकधितम च सूत्र क्या कहता है कि जो आपकी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, उन द्विकर्मक धातुओं का योग होने पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और बहुत आसान है, कैसे पहचानोगे, आपको जो भी वाक्य लिखा हुआ मिलेगा संस्कृत में, आपको कहीं ना कहीं ये जो धातुएं लिखी हुई दिख रही हैं ये मिलेंगी। अब एक एक धातु में बोलती हुई चलती हूँ। पहली धातु है आपकी दुह। दुह मीन्स होता है दोहना, गाय का दूध दोहा जाता है ना, दोहना। याच मीन्स होता है याचना करना। पच मीन्स होता है पकाना। दंड मीन्स दंड देना। रुध मीन्स रोकना। प्रच्छ मीन्स पूछना। ची मीन्स होता है चुनना। ब्रू मीन्स कहना। शास मीन्स शासन करना। जी मीन्स जीतना। मध मीन्स होता है मथना। मथ होता है ना, मथना, दही मथा जाता है, तो मथ है ये। ठीक है, मथना। मुश मीन्स आपका होता है चुराना। मुश थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, तो इसको लिख लो चुराना। नी मीन्स होता है ले जाना। ठीक है, चुराना, पुराना लग रहा है ये, चुराना लिखना है। ठीक है, चुराना। नी मीन्स होता है ले जाना। हिरी मीन्स होता है हरना। कृष मीन्स होता है खींचना। कृषक जो काम करते हैं वो खींचने वाला। कृष मीन्स खींचना, और वह मीन्स भी होता है ले जाना। तो जब ये 16 धातुएं आपको जब देखने को मिलेंगी, तो इन 16 धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। बहुत आसान है पहचानना। देखो पहला सेंटेंस देखिए, बलिम याचते वसुधाम। में आपको पूछा है बलिम शब्द में कौन सी है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बलिम याचते वसुधाम में बलिम शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन से सूत्र से है। तो बलिम याचते वसुधाम, अगर आप देखें तो यहाँ पर याचते शब्द आया है, और ये याच शब्द क्या है, इन 16 धातुओं में से एक है ना। इसका मतलब जो बलिम शब्द है यहाँ पर, इस बलिम शब्द में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया।
कौन से सूत्र से है, तो अक धितम च सूत्र से जो है वो द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, अक धितम च सूत्र से। एक बार फिर से इन धातुओं को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोह मीन्स दोहना, याच मीन्स याचना करना, पच मीन्स पकाना, दंड मीन्स दंड देना, रुध मीन्स रोकना, प्रच्छ मीन्स पूछना, ची मीन्स चुनना, जैसे फूल चुने जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूल चुनना। ठीक है, ब्रू मीन्स कहना, शास मीन्स शासन करना, जी मीन्स जीतना, मथ मीन्स मथना, मुश मीन्स चुराना, नी मीन्स ले जाना, हिरी मीन्स हरना। ठीक है, हरण करना। ठीक है, हरना। कृष मीन्स खींचना और वह मीन्स ले जाना। ये 16 धातुएं जब देखने को मिलेंगी तो इन 16 धातुओं का योग होने पर द्वितीय विभक्ति आएगी वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे इसमें और एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति। इसका अर्थ है गुरु ने छात्र से प्रश्न पूछा। ठीक है, गुरु छात्र से प्रश्न पूछता है, ये इसका अर्थ है। अगर आप देखें हिंदी वाक्य से तो यहाँ पर क्या है, से है ना, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति होनी चाहिए थी कायदे में, बट यहाँ तो हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पृच्छ धातु आई है, और पृच्छ धातु क्या है, द्विकर्मक धातुओं में से, आपकी 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक है। इसीलिए यहाँ पर जो छात्रम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, कौन से सूत्र से है, तो अक धितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होगी, अक धितम च सूत्र से। ऐसी बलिम याचते वसुधाम का मतलब क्या था, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। ठीक है, बलि से पृथ्वी मांगी थी ना वामन अवतार में, आपने सुनी होगी कहानी। तो बलि से कायदे में यहाँ भी करण होनी चाहिए थी, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन कौन सी है, द्वितीय है। क्यों है? क्योंकि 16 द्विकर्मक धातुएं आपको बता दी, दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छि ब्रू शास जी मथ मुस नीहरी क्रश और वह। तो ये 16 धातुएं याद कर लेना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, जिनसे पूछते हैं या पूछा जा सकता है, तो आपकी वो रहेगी याच। इसके बाद याद करिएगा याच याद करिएगा, प्रच्छ याद करिए, दंड याद करिए, पच याद करिए और नी याद करिए। ठीक है, ये तो कर ही लीजिए। इसके बाद आइएगा अगला, यहाँ पर आपका उदाहरण है मालाकारः वृक्षाणि फलानि चिनोति। यहाँ 2 कर्म दिख रहे हैं, और देखो इसमें भी 2 कर्म थे। एक कर्म था आपका कौन सा, प्रश्न था, और एक कर्म था छात्र। तो प्रश्नम में कौन सी होगी, प्रश्नम में कर्मणि द्वितीया से हो जाएगी। ठीक है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन छात्रम में होगी कौन सी, अकृतम चा से, क्योंकि छात्र से पूछा जा रहा है ना, होनी चाहिए थी क्या, करण, लेकिन आपको दिख रही है यहाँ पर कौन सी है। मालाकारा वृक्षाणि फलानि चिनोति, माली वृक्षों से फलों को चुनता है। वृक्षों से फल अलग किए जा रहे हैं ना, तो यहाँ कायदे में कौन सी होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ वाली, यानी कि पंचमी विभक्ति। बट यहाँ कौन सी है, द्वितीया। क्यों है? क्योंकि चिनोति शब्द आया है, और चिनोति कौन सा है, द्विकर्मक धातुओं में से है, चुच्ची धातु थी आपकी, इसीलिए यहाँ पर वृक्षाण्य शब्द में कौन सी है, जो वृक्षाण्य शब्द में है वो है द्वितीय विभक्ति। और कौन से सूत्र से है, तो अक धितम चा सूत्र से है। फलम फले फलानि वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि। क्लियर, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। आगे आइएगा, नेक्स्ट आपका है चौथा जो सूत्र है वो है आपका अभितः परितः समया निक्साः प्रतियोगे अपि। ये सूत्र कहता है कि अभितः परितः समया और निक्सा के योग में जिसके अभितः होंगे, जिसके परितः होंगे, जिसके समया मीन समीप होंगे, और जिसके निक्सा मीन्स निकट होंगे, उन शब्दों में कौन सी विभक्ति होने वाली है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, सेकेंड विभक्ति लिख दी मैंने यहाँ पर। अब अर्थ देखो, अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर, समय का मतलब समीप, और निक्सा का मतलब निकट। मैंने ये बोला कि गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो गांव के चारों ओर है ना, तो गांव शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। क्लियर है। मेरे चारों ओर छात्र हैं, किसके चारों ओर छात्र हैं, मेरे चारों ओर, तो मुझ में कौन सी विभक्ति लगेगी, मेरे शब्द में
द्वितीय विभक्ति। क्लियर हुआ यहाँ से? जिसके चारों ओर, जिसके समीप, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछते हैं कि अभितः परितः समयानिक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो उत्तर आएगा द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, लिखा है इन सभी के योग में जिसके समीप, दोनों ओर, चारों ओर होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि ग्रामम अभितः वनम अस्ति, संस्कृत में वाक्य आए और पूछे कौन सी विभक्ति है ग्रामम में, तो आप अभिता देखकर ही लगा देना कौन सी है। ग्रामम की अभिता है ना, गांव के चारों ओर है, गांव के आसपास है, तो कौन सी है? ग्रामम में द्वितीया है। कौन से सूत्र से? अभिता परिता समयानिक्सा। जिसके पास होगा, जिसके समीप होगा, जिसके चारों ओर होगा, उसमें होनी है द्वितीया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति। विद्यालयम परिता, परिता मीन्स चारों ओर, किसके? विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है ना, तो विद्यालयम शब्द में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। और कौन से सूत्र से लग रही है भाई? तो अभिता परिता समयानिक्सा। अभिता दिखा, नीचे परिता दिखा, तो आंख मूंद के लगा देना कौन सी है? द्वितीया। और क्वेश्चन 1 लाइन में ऐसे ही पूछा जाता है कि अभिता परिता समयानिक्सा में कौन सी विभक्ति होती है? तो वहाँ पर होती है द्वितीया। इसके बाद आगे आइएगा, अधिशींग स्था साम। अधिशींग स्था साम जो है, यहाँ पर क्या होगा? आपको कुछ धातुएं याद करनी है। शींग धातु है जिसका अर्थ होता है सोना, स्था धातु का मतलब है ठहरना, और आस धातु का मतलब है बैठना। शींग, स्था और आस धातुएं, जो 3 धातुएं हैं, इन 3 धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाएगा तो जिस आधार पर वो बैठे होंगे, जिस आधार पर वो उपस्थित होंगे, उस आधार में क्या लगेगी? आपकी द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में क्या है? अधितिष्ठति। स्था धातु का रूप चलता है तिष्ठति। ठीक है, इसके बाद है आपकी आस, तो आपका यहाँ बनेगा अध्यास्ते। ठीक है, अधि उपसर्ग लगा है, तो अधि उपसर्ग, इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना, अधि उपसर्ग के साथ में क्या लगेगी? स्था धातु। नेक्स्ट है अधि उपसर्ग के साथ में क्या लगेगी? शींग धातु। और अधि उपसर्ग के साथ में क्या लगेगी? आस धातु। ठीक है, शींग का अर्थ है सोना, स्था का मतलब है ठहरना या बैठना भी बोल सकते हैं, और आस का मतलब है बैठना। तो जिस चीज़ के ऊपर बैठे होंगे ना, उसमें क्या हो जाएगी? आपकी द्वितीय विभक्ति। वैसे आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर होने की स्थिति में अधिकरण कारक होता है और सप्तमी विभक्ति होती है। बट अगर अधि उपसर्ग लग गया तो वहाँ पर फिर द्वितीया हो जाएगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिएगा, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठा है। अधितिष्ठति शब्द है, अधि उपसर्ग के साथ में कौन सी विभक्ति आई है? सॉरी, अधि उपसर्ग के साथ में तिष्ठति धातु आई है, आपकी स्था धातु आई हुई है। तो यहाँ पर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं ना, तो सिंहासन में जो है वो कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति। सेम हरि वैकुंठम अध्यास्ते। हरि वैकुंठ में है, वैकुंठ में बैठे हैं, तो वैकुंठ में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। और कौन से सूत्र से? तो याद रखना अधिशींग स्था साम। इसके बाद आते हैं 6th आपकी है अभिनिविष्ट। अभिनिविष्ट, अभिनिविष्ट ये बोलता है कि अभि उपसर्ग के बाद नी उपसर्ग आए और विष धातु हो, तो जब ये तीनों ऐड होंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा अभिनिवेशते। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी एक पहचान मिलेगी कि जब वाक्य में कभी भी कहीं भी आपको अभिनिवेशते शब्द मिल जाएगा, तो अभिनिवेशते शब्द मिलने से ही आप लगा दो वहाँ कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। अभिनी उपसर्ग के साथ विष धातु के योग में जिस कार्य में वो लगे हुए होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, उस काम में ही लगा देंगे कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। जिस काम में वो लीन होंगे उसमें लगेगी द्वितीय विभक्ति। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, सज्जनः सन्मार्गम अभिनिवेशते। सज्जन किस में लगे हुए हैं, किस में अभिनिवेशत हैं वो? तो सन्मार्ग में हैं, तो सन्मार्ग में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी। इसका अर्थ रहेगा सज्जन सन्मार्ग में लगे हुए हैं। तो अभिनिवेशते के योग में जिसमें वो कार्य में अभिनिवेशते होंगे वहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति।
नेक्स्ट है साधु सन्मार्गम अभिनिवेशते, तो साधु जिसमें लगे होंगे वहाँ पर क्या होगी आपकी जिस काम में लगे होंगे उसमें होगी द्वितीया। तो सन्मार्ग में लगे हैं तो यहाँ भी सन्मार्ग में क्या होगी द्वितीया। क्लियर है? थोड़ा टफ लग रहा होगा, 2 बार देखेंगे इसको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में जितना पढ़ाऊंगी उसका रिवीजन भी कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां सूत्र है कि काला ध्वनोर, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। काल ध्वनोरत्यंतम संयोगे, ये शब्द कहता है कि समय, काल मीन समय, दूरी, वाचक शब्दों में जब अत्यंत निरंतरता होगी तो दूरी व समय वाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होगी। जब समय और दूरी वहाँ पर दर्शाई जाएगी और बहुत ही लंबा समय होगा, लगातार चलेगा, तो दूरी और समयवाचक शब्दों में कौन सी होगी द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत्, राम 14 वर्ष से कहाँ हैं वन में रह रहे हैं। 14 साल लगातार, है कि नहीं, बहुत टाइम हो गया ना निरंतर। तो जो समयवाचक शब्द है कौन सा है, वर्ष है ना, तो इस वर्ष में कौन सी विभक्ति होने वाली है द्वितीया। और द्वितीया का ये जो लिखा है कौन सा वचन लिखा है, बहुवचन। फलम फले फलानि, वर्षम वर्षे वर्षाणि, तो ऐसे आपकी ये आई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः ये सूत्र ये कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार होगा उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। जैसे सह नेत्रेण कानः अस्ति, वह आँखों से काना है। नेत्र में विकार है ना, तो नेत्र में जो है वो कौन सी विभक्ति होने वाली है, तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। रामेण नेत्रेण, राम के रूप सभी को याद होने चाहिए, राम से कर लो, रामेण नेत्रेण। ऐसे अगला है सह पादेन पंगु अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, पैर में कुछ ना कुछ विकार है, पैर में कुछ गड़बड़ी है, तो पादेन शब्द में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र देखिएगा साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम सूत्र ये कहता है कि किसी कार्य को करने का जो साधन होगा, साधकतम यानी कि साधन होगा, उस साधन में होगी तृतीया विभक्ति। जैसे कि मैंने बोला कि वह पेन से लिखता है, तो लिखने का साधन क्या है, पेन है, तो पेन में क्या होगी तृतीया विभक्ति। कौन से सूत्र से, साधकतम कर्णम सूत्र से। क्लियर है? ऐसे मैंने बोला कि वह चाकू से फल काटती है, चाकू साधन है ना जिसके द्वारा फल काटा जा रहा है, तो चाकू में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। कौन से सूत्र से, साधकतम कर्णम से। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, पहला क्या है, रामः हस्तेन पत्रम लिखते, राम हाथ से पत्र लिखता है, हाथ साधन है ना, तो हाथ में कौन सी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हस्तेन शब्द में कौन सी है, तृतीया विभक्ति, ठीक है। अहम पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, पुस्तक से पढ़ता हूँ। पुस्तक यहाँ पर क्या है, साधन है, तो यहाँ पर पुस्तक में जो पुस्तकेन शब्द आपको दिख रहा है ना, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया। रामेण पुस्तकेन, रामेण हस्तेन, ठीक है। तो रामेण से याद रखना, रामेण जो है वो तृतीया का एक वचन है। क्लियर? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है थर्ड सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र कहता है सह के योग में जिसके साथ में जाएंगे उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा मिल जाएगा सह, साकम और सार्धम, सार्धम, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो भाई इन तीनों के योग में तृतीया विभक्ति ही होती है, ठीक है। तो जिसके साथ में जाया जाएगा उसमें होगी तृतीया, ठीक है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छति, रामेण सह, राम के साथ में सीता वन जाती हैं, तो राम के साथ में गई, इसीलिए जो रामेण है, राम है, उनमें होगी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट है पित्रा सह पुत्रम, पित्रा सह पुत्रः आपणम अगच्छत, पिता के साथ पुत्र बाजार गया, पिता के साथ में गया है ना, तो पिता शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया होगी, जिसके साथ जाएंगी। तो सह, साकम, सार्धम के योग में कौन सी होती है, तृतीया। एक बार को एक रिवीजन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा।
प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है? तो प्रथमा विभक्ति जो है वो आपकी होती है, पहली कंडीशन होगी स्वतंत्रतः कर्ता, कर्ता में होती है। दूसरी कंडीशन है संबोधने चा, यानी कि जो संबोधन होंगे उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विभक्ति कहाँ पर होती है? तो इसकी कई सारी कंडीशंस है, जिसमें सबसे पहली है कर्तुरीप सिततम कर्म। कर्तुरीप सिततम कर्म ये कहता है कि कर्ता को जो अभीष्ट होगा वो क्या होता है? एक कर्म होता है। जो भी ईष्ट होगा उसका वो कर्म होगा, और उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। दूसरा सूत्र कहता है कर्मणि द्वितीया, जो भी कर्म होगा किसी भी सेंटेंस में उसमें द्वितीया विभक्ति लगनी ही लगनी है। तीसरा सूत्र कहता है आपका अकधितम चा। अकधितम चा सूत्र ये कहता था कि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। वो धातुएं थी कौन कौन सी? तो दुहु याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू शास जी मथ मुस नी ह्री क्रश वह। तो ये 16 धातुएं आपकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट था आपका द्वितीया में ही अगला था अभिता परिता समया निक्सा के योग में जिसके पास होंगे, जिसके चार ओर होगा उसमें होगी द्वितीया, ठीक है। जिसके अभिता होंगे, जिसके परिता होगा उसमें होगी द्वितीया विभक्ति। इसके बाद आइएगा अधिशींग स्थासाम। तो इसमें ये था कि कौन सी धातुएं? शींग, स्था और आस धातुओं में यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो जिस आधार पर बैठे होंगे उसमें द्वितीया होगी। जैसे हरि वैकुंठम अध्यास्ते, तो अधि के साथ में आपको ये 3 धातुएं ढूंढ लेनी सेंटेंस में और सीधे लगा देना। जिस पर भी वो बैठे होंगे, जिस पर भी वो उपस्थित होंगे उसमें होगी द्वितीय विभक्ति, इस सूत्र से। नेक्स्ट इसमें 2 और थे आपके। पहला था इसमें वो अगला है अभिनिवशश्च। अभिनिवशश्च सूत्र ये कहता है कि अभिनिवशते का जब योग होगा तो अभिनिवशते सेंटेंस में जब आएगा ना, तो जिस काम में वो लगे होंगे उस काम में होगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है काला ध्वनोरत्यंतम। ये सूत्र ये कहता है समय और दूरीवाचक शब्दों में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। काल ध्वनि याद रखना, तो काल यानी कि समय और दूरीवाचक शब्दों में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में भी आपके कुछ दिए थे, इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं है, 3 आपको बस याद करने हैं। द्वितीया में ज़्यादा हैं और आप चतुर्थी में भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द्वितीया में अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही चार्ट बना लीजिए एक पेपर पर। पहला सूत्र है येनांग विकारा। येनांग विकारा सूत्र कहता है कि जिस अंग में विकार होगा उस अंग में कौन सी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। साधकतम कर्णम सूत्र कहता है कि भाई कार्य को करने का जो साधन होगा उस साधन में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे पेन से लिखेंगे या फिर हम चाकू से फल काटेंगे, जो भी साधन करेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण में क्या होगी? तृतीया। सह युक्ते अप्रधाने सूत्र ये कहता है कि सह के योग में कौन सी होगी? तृतीया, जिसके साथ में, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ और ऐड करना, साकम और सार्धम, इसके योग में भी क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ लग सकता है, थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगी बहुत टफ लगेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी लगती है कॉम्प्लिकेटेड। आपको बस क्या करना है, 2 से 3 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद जो मैंने क्विक रिवीजन कराया है इसको कम से कम आप ज़्यादा बार भी पढ़ लें और एग्ज़ाम टाइम पर रिवाइज़ यहीं से करें, ठीक है। तो आपके जो 1 लाइनर रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़, वो कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं आता करने के लिए, और इनसे जुड़े हुए एक एक उदाहरण ज़रूर तैयार कर लेना। हो सकता है अगर उदाहरण लिखने को आए तो आप लिख लें, वैसे अनुवाद में सिखाऊंगी तो वहाँ पर आप बनाना सीख जाएंगे। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जो है वो कंप्लीट करा दूँगी। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.